हाँ, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे फ्यूचर डॉक्टर्स। तो जैसा कि कल अपना नीट का रिजल्ट आया था, तो उम्मीद के मुताबिक बेटा जी शानदार रिजल्ट अपने इम्पल्स का रहा है। जिन बच्चों से हम लोगों को उम्मीद थी, उन बच्चों ने उम्मीद से ज़्यादा हमें रेस्पॉन्स दिया है, रिजल्ट दिया है। उसी कड़ी में एक गुड़िया प्यारी बिटिया हमारे सामने खड़ी है, मिताली। तो इस बार नीट में 666 का स्कोर बच्ची ला रही है और भारत की या वो राजस्थान के अपने टॉप मोस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बच्ची को प्रवेश मिलेगा। जैसे सर ने आप लोगों से अभी डिस्कस भी किया, रूबरू भी हुए। तो बेटा जी जो बच्चा हमें सुन रहा है या जिसने एक सपना देख रखा है कि मैं भी भविष्य का डॉक्टर बनूं और मन में शंकाएं हैं कि मुझे कैसे स्टडी करनी होगी, क्या मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी, 2023 के लिए मैं क्या प्लान करूं, कैसे मैं उस प्लान को एग्जीक्यूट करूं ताकि जो मेरा सपना है, मेरे परिवार का सपना है, वो पूरा हो सके। तो बेटा जी जैसे मैं बोलता भी हूं क्लासेज में कि एक तो हम आपको ज्ञान देते हैं, गुरु आपको बोलता है, तो उसका इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं अंदर फील आ जाती है कि अच्छा सर ज्ञान दे रहे हैं। वही बात बेटा जी जब एक सिलेक्टेड बच्चा आप लोगों के साथ खुद के एक्सपीरियंस को शेयर करता है, ऑनेस्टली शेयर करता है, तो बेटा जी वो एक बात तथ्यात्मक लगती है कि हाँ इस बच्चे ने अपनी लाइफ में कैसे स्ट्रगल किया, क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई, क्या प्लानिंग की, जिसका रिजल्ट है कि आज ये आप लोगों के सामने खड़ी है। तो मैं मेरी प्यारी फ्यूचर डॉक्टर से पूछना चाहूंगा कि अपने इन जो तेरे जूनियर होंगे, बिल्कुल बेटा जी मेडिकल कॉलेज में जब आप तो नेक्स्ट ईयर सेलेक्ट होंगे तो इन्हीं बच्चों के जूनियर होंगे आप, तो क्या इन जूनियर्स के लिए तेरे पास कोई ऐसे इनको ब्रह्मास्त्र, गुरु ज्ञान तो नहीं बोलूंगा, एक ऐसा ब्रह्मास्त्र इन अपने छोटे भाई बहनों को दे ताकि ये अपने उस प्लानिंग को बिल्कुल धरातल पे ले आए और 2023 में ये भी तेरी तरह अपने सपनों को साकार कर सके। कैसे आपने अपने सब्जेक्ट को टाइम दिया, अपने टाइम को मैनेज किया, और कुछ चीजें बाद में बच्चों में भी डिस्कस करूंगा कि गुड़िया ने हर पेपर के बाद उसका एनालिसिस करती थी। हर पेपर के बाद, पेपर देना ही सब कुछ नहीं होता, एक्चुअल काम तो बच्चों में कहता हूं पेपर देने के बाद ही स्टार्ट होता है, एनालिसिस। तो ऐसी खूब सारी बातें हम अगले कुछ मिनटों में आप लोगों के लिए डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं बिटिया से बोलूंगा कि बेटा बता कैसे पूरे सेशन की तेरी प्लानिंग थी, क्या तेरे मन में एक स्कोर था, क्या तेरा एक नो डाउट सपना तो ये था कि मैं खुद के घर वालों के सपने को पूरा करूं और एक अच्छी रैंक के साथ अच्छी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट हूं। तो किस प्लानिंग के तहत स्टडी की, कितना टाइम ये देती थी, पेपर के लिए बच्ची की क्या रणनीति थी, नेगेटिव मार्क्स पे इसने कैसे कंट्रोल किया, क्योंकि बेटा जी हर चीज एक दिन में तो होती नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर होती है। तो बच्ची ने भी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, जो जो अपनी नेगेटिविटी थी उसको धीरे धीरे रिमूव किया और बिल्कुल खुद को तराशा, निखारा, उसी का परिणाम है आज हमारे सामने खड़ी। तो मैं चाहूंगा मिताली से कि बेटा जो जो पूरे सेशन आपने जिन स्ट्रगल का सामना किया या जैसी भी कंडीशन आपके सामने आई, उसको कैसे आपने फेस किया और कैसे उससे मुकाबला करते हुए इस मुकाम तक पहुंचे, बिल्कुल शॉर्ट में सिंपली अपने प्यारे छोटे भाई बहनों को उनके साथ शेयर करें। मिताली। सबसे पहले तो सारा क्रेडिट टीचर्स को जाता है, अगर ये दोनों नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती। सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी की बात, स्ट्रेटेजी में सबसे पहले तो ये है कि जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है उसको तुरंत डेली बेसिस पे रिवाइज करना घर पे जाके। अगर वो स्किप हो जाता है तो बाद में काम हर जो भी आपको टेस्ट में बर्डन नहीं लगता, अगर वो डिले हो गया तो लास्ट तक ऐसा रहेगा कि माइनर है, अभी प्रिपरेशन करनी है, तो सब कुछ डिले होता ही जाता है और फिर माइनर में स्कोर कम आके हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इससे सबसे पहली चीज़ तो कि डेली बेसिस पे रिवीजन करना।
उसके बाद जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है, क्लास नोट्स को रिवाइज करना, जो सर बोलते हैं उस टॉपिक को घर जाके एनसीईआरटी, सर बोलते हैं ब्रेक में भी उसको पूरा पढ़ो। जो भी सर ने क्लास में पढ़ाया तो ब्रेक मिला तो एनसीईआरटी निकाली, एनसीईआरटी को रीड कर दिया उसी वक्त, और घर जाके दोबारा करोगे तो डबल रिवीजन हो जाता है, तो इसमें लास्ट तक बर्डन नहीं रहता। उसके बाद में शीट्स, जो भी शीट्स होती हैं, सर बोलते हैं पीवाईक्यूज कंपलसरी, पीवाईक्यू करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करो, तो इससे बायो में तो सब कुछ हो जाता है। आप नोट्स पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करो। दूसरी बात केमिस्ट्री में जो भी सर के नोट्स, एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक में भी एनसीईआरटी, फिजिकल केमिस्ट्री में नोट्स करो। उसके बाद शीट्स प्रैक्टिस ज़रूरी है फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में। और फिजिक्स को आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, उसके शॉर्ट नोट्स के अलावा अगर किसी के पास नहीं भी हैं तो भी जो भी आपके नोट्स हैं उन्हीं को क्विक रिवीजन 15 मिनट में एक चैप्टर क्विकली रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद में टेस्ट, जब आपके टेस्ट चलते हैं तो हमेशा लास्ट तक ये रहता है कि अभी तक भी मेरा पूरा रिवीजन नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है तो लास्ट तक बिल्कुल बर्डन नहीं रहता। और टीचर्स भी यही सब बोलते हैं कि स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करो। और जैसे मंडे को पढ़ा, ट्यूसडे को मंडे ट्यूसडे दोनों का पढ़ा, वेंसडे को मंडे ट्यूसडे, ऐसे करते करते सैटरडे तक सारा डबल ट्रिपल टाइम्स रिवीजन हो जाता है, तो लास्ट टाइम बर्डन नहीं रहता है। बिल्कुल लास्ट टाइम बर्डन नहीं रहता। बिटिया ने बड़ी प्यारी बात बताई कि जो भी काम आज आपको दिया गया है बेटा जी, उसको सेम डे कवर करो, मतलब उसको अगले दिन के लिए मत टालो। आप क्लास में जो भी आज आपको सर ने पढ़ाया है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जो भी क्लासेस हुई है, सेम डे उसको क्लियर करो। कोई डाउट है उसी दिन क्लियर करो। मुझे बच्चे की बहुत अच्छी आदत लगती थी कि जैसे ही क्लासेस कंप्लीट होती, कोई भी पेपर होता, ये अपने उस डाउट को सेम डे सर से जब भी टाइम मिलता आके पूछती, उसको क्लियर करती। आज का काम इसने कल पे कभी नहीं टाला बेटा। तो बहुत सी ऐसी बात है। और एक चीज इसने कहा कि भाई एनसीईआरटी, आपको भी पता है बच्चों, हर सर हर टीचर आपको बोलता है कि एनसीईआरटी को पढ़ो। अब पढ़ा कैसे जाए? कह दिया मैंने भी बेटा एनसीईआरटी पढ़ ले, इसके बाहर कुछ नहीं आना, तो उसका मीनिंग ये नहीं बेटा ये एनसीईआरटी उठाई, लाइन टू लाइन घोट ली, ऐसे बस हाँ पढ़ते जा रहे हो, रट्टा मार रहे हो, नहीं। समझते हुए, हर एक लाइन को फील करते हुए कि आपसे कहना क्या चाहिए। बेटा जी एनसीईआरटी इजी नहीं है, उसने गागर में सागर भर रखा है, हर लाइन हर वर्ड का मीनिंग निकल के आता है। तो इस बच्चे की मैं प्रैक्टिस बताना चाहूंगा कि बिल्कुल जब मैंने इसकी एनसीईआरटी मंगाऊं या इसकी एनसीईआरटी देखता था, पूरी एनसीईआरटी को इसने अपनी राइटिंग से भर रखा था। जहां भी साइड में स्पेस मिलता वहां कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट्स लिख रखे होते थे। मतलब एनसीईआरटी को ही इसने कंप्लीट नोट्स बना दिया था बेटा। एक एक लेटर तक, एक एक लेटर तक वहां एड था, इवन समरी तक, एक्सरसाइज के क्वेश्चन तक इसके अक्षरश याद थी। और मोर देन सिंगल डिजिट, मैं कहूंगा डबल डिजिट, मोर देन 10 टाइम्स समझ लो आप इसको, 10 बार से ज्यादा इसने एनसीईआरटी को पढ़ लिया था, समझते हुए फील करते हुए पढ़ लिया था। तो एनसीईआरटी में हम जैसे लाइन या वर्ड पूछते, ये हमें बता देती कि सर ये यहां इस पेज का ये क्वेश्चन है। तो बेटा जी हमें उस एनसीईआरटी के साथ जीना है, फील करते हुए जीना है, तब जाके एनसीईआरटी आपके साथ ईमानदार रहेगी। प्लस बात आई पेपर की, तो बिल्कुल पेपर का एनालिसिस करती थी। ह्यूमन बीइंग है बेटा जी, ये भी इंसान ही है, गलतियां सबसे होती है, इससे भी हुई, और नेगेटिव भी होते हर पेपर के बाद, ये भी निराश होती। तो वही बेटा जी जो सारी फीलिंग्स हमारे में होती है वो इसमें है। पेपर के बाद टेंशन में आ जाती कि सर कैसे होगा, मेरे इतने नेगेटिव हो गए। सर हम बैठे रहते, आगे डिस्कस करते कि सर नहीं हो पाएगा, इतने नेगेटिव हो गए, कैसे सुधारो। हम बच्चे को मोटिवेट करते क्योंकि हमें पता था कि ये कर सकती है। तो इसने उन चीजों को आत्मसात किया, उन चीजों को समझा, और गलतियों को बेटा जी रिपीट नहीं किया। गलतियां होना गलत नहीं है, उसे हमें रिपीट नहीं होने देना। आप उन मिस्टेक से सीखो। मैं क्लास में बोलता भी हूं, जैसे हम कहते हैं ना कि सर इस पेपर में मेरे 20 क्वेश्चन नेगेटिव हो गए, ये कहती सर मेरे आज तो 15 क्वेश्चन नेगेटिव हो गए, तो मैं वापस पलट के बोलता कि बेटा जी वो नेगेटिव नहीं है, वो देखा जाए तो आपके पॉजिटिव है। ये कहती सर पॉजिटिव कैसे? मैंने कहा बेटा जो सही हुए हैं उनको हम थोड़ी एनालिसिस करेंगे, उन क्वेश्चन ने आपको थोड़ी सिखाया है।
जहां गलती हो गई वो मिस्टेक आपको सिखाएगी कि फ्यूचर में मैं ये गलती ना करूं। एक्चुअल में हमने 20 क्वेश्चन जो आपके गलत हुए थे, वो 20 क्वेश्चन हमने नए सीख लिए, वो नए कंसेप्ट हमारे दिमाग में आ गए, ताकि ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आगे कहीं पेपर में दिखता है वो अपना गलत ना हो। सारी बातें जो सर कहते हैं बिल्कुल धैर्य के साथ सुनती, उसको अमल में लाती, इवन लिखती उसको कि हाँ यार ये मेरी गलती है, मैं आगे से इसको रिपीट होने नहीं दूंगी। बहुत ही इनोसेंट बन करके, बहुत मासूमियत के साथ, जो इसकी खास बात रही, जैसे आज भी बॉडी लैंग्वेज है, कभी है ना, मतलब कहते हैं ना कि फॉलो करना और 100% फॉलो करना, इसकी खास बात इसकी जो मेरे को लगी कि इसका जैसा अगर कोई, इसकी सबसे खास बात मैं सर जो मुझे लगी साल भर की, इसने अपन दोनों भाइयों को बहुत मासूमियत से फॉलो किया, और ये इसकी सबसे बड़ी खूबी थी। और इस खूबी ने हमें भी इससे बहुत ज़्यादा जोड़े रखा, और हम भी ज़्यादा कनेक्ट हुए, ज़्यादा काम किया कि जब इतने मासूमियत से बच्चे दिल से अपन को भरोसा कर रहे हैं, तो अपन को भी और ज़्यादा इनके लिए काम करना चाहिए। तो बेटा जी कहते हैं ना कि स्टूडेंट्स की मासूमियत वो उसका एक बहुत बड़ा, मैं जैसे कहता हूँ क्लास में उसका गहना होता है, वो उसका आभूषण होता है, वो चीज़ उसकी पावर हो जाती है, वो चीज़ उसके अंदर एक मैग्नेटिज्म ला देती है, टीचर को जोड़ देती है उससे। बिल्कुल, बाकी तो मैं सर कंटिन्यू करेंगे। और बिल्कुल सर, बहुत शानदार वजन वाली बात आपने बोली कि जो बच्चे की मासूमियत होती है, गुरुओं के प्रति जो उसका रेस्पेक्ट होता है, उससे हम सर लोगों को भी बेटा जी मोटिवेशन मिलता है कि हम आप लोगों के लिए और अच्छा कर पाएं। तो बिल्कुल पूरे सेशन हमने इस बच्ची को देखा है, बिल्कुल वही एकदम शालीनता के साथ, एकदम डिसेंट बन के जो कह दिया उसको एक्सेप्ट करते हुए, सीखते हुए, बिना किसी एटीट्यूड एरोगेंट के। हालांकि ये सारे वर्ड बच्चों के लिए है ही नहीं, ये बिल्कुल उनसे दूर थी, और उसी का रिजल्ट है हमारे पास खड़ी है, आप लोगों के सामने खड़ी है। एक बेटा जी जो बड़ी चीज पेपर के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना। मतलब एक इस बच्ची की जो सर मुझे यूनिक चीज लगी, आपने भी देखा, जैसे ही पेपर देके आती, पेपर जैसा भी हुआ हो, चेहरे पे मुस्कान ही दिखती इसके, हमारे सामने आती, मतलब एक स्माइल के साथ। तो उससे ही हम ऐसे खुद मोटिवेट हो जाते थे कि हाँ अच्छा करके आइए। जैसा भी पेपर हो, अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना बेटा जी, आधा काम तो आपका वही हो गया है। अगर आपने खुद पे फेस कर रखा है, कॉन्फिडेंस में हो कि मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगी, तो बेटा जी 50% काम तो हो गया। तो वही चीज इस बच्चे में हमको लगी कि हाँ यार कर तो सकती है, बस खेल फिर बचा था मार्क्स का। तो बेटा जी मार्क्स कम ज्यादा होना बहुत से उसमें कई फैक्टर काम करते हैं। गुड़िया 700 प्लस की थी, आ भी सकते थे। अब बहुत सारे ऐसे कंडीशन रही पेपर का, जो भी पैटर्न रहा, और आपने भी देखा 2-3 क्वेश्चन डाउटफुल भी थे। अब वो तो एनटीए वाले जाने, उन्होंने जो आंसर दिया वो तो वही सिरोधारी है, जो दिया वो सबको स्वीकारी है, उसमें मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। तो ये एक ऐसा स्कोर है 670 और 690 700 वाले, वो बच्चे लगभग एक ही कैटेगरी के हैं। बस उस 3 घंटे में कैसा पेपर अटेम्प्ट कर लिया, अपनी मेंटल सिचुएशन क्या रख ली, खुद को कैसे हैंडल कर लिया, अब वो एक्सटर्नल फैक्टर पे सारी बातें डिपेंड करती है। तो नो डाउट शानदार एफर्ट किया, बहुत ज्यादा मेहनत की। और मुझे याद आ रहा है जब ये बच्ची स्टार्टिंग में आई थी हमारे पास, बेटा लास्ट ईयर आपका क्या स्कोर था? 571 स्कोर था इस गुड़िया का लास्ट ईयर पेपर में। 571 जब स्कोर था, हमारे पास आई थी, पापा जी साथ थे। तो जो बच्चों आप पूरे ईमानदारी से पूरे साल भर मेहनत करते हो, उसके बाद परिणाम जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं आता है, और वो मार्जिन पे जाके एकदम किनारे पे रह जाना, वो सबसे दुखदाई हेडबैक लगता है बच्चों। बहुत सारे बच्चे इस कंडीशन में खुद को पीछे हटा लेते हैं कि नहीं हमसे नहीं होगा यार, पूरे साल मेहनत कर ली, नहीं हो पाएगा। लेकिन उस सिचुएशन में मैं तो कहता हूं, हम गुरु लोग तो बात की बात है, इसने खुद को संभाला, रीजुवेनाइट किया, रीजनरेट किया, और वापस जोश के साथ आई। जब ये आने वाली थी घर से, इसके पापा जी का मेरे पास फोन आ गया था कि बच्ची को ला रहा हूं सर, संभालना। तो हम सर सब साथ बैठे थे, हमने बोला कि यार बेटी आ रही है तो जरूर, हमारे मन में तो हमने प्री जज कर लिया था कि यार आएगी, निराश होगी, क्योंकि जो स्कोर हमने देखा था, उसने सोचा था,
वो उसको नहीं बन पाया तो हम उसको कैसे टैकल करेंगे, उससे ऐसे मोटिवेट करेंगे। लेकिन जब ये आई तो मामला सारा रिवर्स मिला। ये खुद हमें एक तरह से समझा रही थी कि सर कोई बात नहीं है, हम मैं इस बार और अच्छा करूंगी, आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूंगी। तो इसको तो हमने शो नहीं किया, बट मन ही मन हमें लगा कि यार हम तो ये सोच रहे थे कि गुड़िया को स्टडी देख के हम उसको मोटिवेट करेंगे। इवन ये आगे हमें बोल रही है कि सर कोई टेंशन नहीं है, अगली बार आपकी जो फ्यूचर डॉक्टर है शानदार रिजल्ट आपको देगी। और वही हुआ, वो दिन मुझे आज भी याद है। इसके चेहरे का वो कॉन्फिडेंस आज भी हमारी आंखों में है। उसी का परिणाम है कि बेटी ने हम सबके सपनों को पूरा किया। और प्लस आप जैसे बहुत सारे बच्चों के लिए मैं कहूंगा एक प्रेरणादायक, एक मोटिवेशनल आप इस गुड़िया को मान सकते हो उन बच्चों के लिए भी जो इस बार मार्जिन पे रहे हैं, किसी भी रीजन से वो सिलेक्शन वाली रेंज में नहीं है। बेटा जी हिम्मत नहीं हारनी होती, हिम्मत नहीं हारनी होती। ठीक है, ये 2022 की नीट हमारे लिए नहीं होगी, लेकिन 2023 हमारा है, हम उसमें जो सोचा उससे भी अच्छा करके आएंगे। और बिल्कुल बच्चों आप कर सकते हो, एक पेपर ही तो है, सब कुछ आपने पढ़ाई तो है, उसी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, उन्हीं नोट्स में, उसी एनसीईआरटी में तो सब क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कुछ बाहर से थोड़ी आना। बस जरूरत है तो खुद को समेटने की, खुद पे विश्वास करने की, और अपनी माँ और पिताजी की उन आंखों के सपने को पूरा करने के लिए जुनून और जज्बे की, वो अगर आपने अपने अंदर जगा लिया तो बेटा जी दुनिया की कोई भी ताकत आपको 2023 में डॉक्टर बनने से नहीं रोक सकती। कहते भी है ना, हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जीवन में चाहे सब कुछ, मगर बेटा जी फिर से जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना, उसे मत टूटने देना। तो मैं फिर से एक बार मिताली से मुखातिब होऊंगा और बिटिया से पूछूंगा कि बेटा जी एक पर डे का आपका क्या शेड्यूल होता था, कैसे? ठीक है, लोग कहते हैं इतने घंटे सोना चाहिए, वो सोना चाहिए, वो देखो बेटा जी अपना जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं, वो सबका अलग अलग शेड्यूल होता है। बट फिर भी कुछ जैसे 6 से 7 घंटे सोना है तो सोना ही है। और मैं तो एक सीधा सा देसी मारवाड़ी बोलिया करूं कि भाई सोन और खान के अलावा तीसरा काम ही बेटा जी आपने तो पढ़ना ही है, पढ़ना ही, और उसके अलावा क्या काम अपना, क्योंकि पढ़ रहे हो तो अगर घर पे रह रहे हो, मम्मी पापा साथ है, तो घर वाले तो कोई काम करवाएंगे नहीं अपने से। तो खेता में जाकर बेटा जी मैं तो निनान की करना ना, अपन तो खाली पढ़ाई करनी है, पंखे के नीचे बैठ के बस जो काम आपको डेली का दिया उसको उसी दिन पूरा करना है, और क्या करना है। तो थोड़ा सा पर डे की बेटा जी आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती थी, और कैसे ये जैसे ये बताएगी, फिर मैं भी थोड़ी बातें बच्चों आपको बताऊंगा कि यहाँ से क्लास पूरी लेने के बाद घर पे जाती, खाना खा के आ जाती। यहाँ एक हमने कैंपस में लाइब्रेरी एक बना रखी थी, उसी लाइब्रेरी में अच्छे बच्चे आके बैठ जाते थे, पढ़ते थे, बिल्कुल शांत एकदम स्टडी का माहौल इनको मिलता था। सारे सर, अब तो प्रोफेशनल वाली कोई बात थी नहीं, सुबह से शाम सब हम यहीं थे। इसको आया पढ़ते पढ़ते डाउट आए कि सर केमिस्ट्री में बैठे हैं सर, एक डाउट आती वहां 5 बातें क्लियर हो जाती। तो बस इसी से बेटा जी कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, ये खुद को बूस्ट अप करती गई, और इसके साथ साथ हम भी कॉन्फिडेंस होते गए कि बिल्कुल अच्छा होना है। और बच्चों जब प्रयास ईमानदारी से किए गए हैं तो ऊपर वाला भी देखता ही है, भगवान जी भी अच्छों के साथ अच्छा ही करता है। तो बेटा तेरा डेली का क्या शेड्यूल था वो थोड़ा सा, और फिर मैं चाहूंगा कि ऐसा सर भी थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से जो सामने देख रहे हैं फ्यूचर डॉक्टर की तरफ से, क्या बच्चों के मन में इस समय क्या सवाल हो सकते हैं सर? एक बच्चा जो चाहता है कि 2023 में मैं कैसे अपने सपनों को, अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करूं, क्या सर मैं ऐसी स्ट्रेटेजी से आऊं, उनकी तरफ से आप गुड़िया से पूछें कि बेटा तेरा क्या प्लानिंग थी, या जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, जैसे बोला बच्चे ने कि फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने पर्सनल नोट्स बनाए, शॉर्ट नोट्स बनाए, या जो भी बातें, ताकि बच्चे और अधिक अच्छे से उसको एक्सेप्ट कर पाए और वो उसके कहीं ना कहीं उनके फ्यूचर डॉक्टर बनने में हेल्पफुल हो। सर तू पर डे का बेटा बताते रहे। जैसे हमारी क्लास कंप्लीट होती तो पहले घर जाके खाना खा के आती थी, फिर सर थोड़ी देर अगर ऐसा लगता था कि हाँ थोड़ा बर्डन सा फील हो रहा है, थकान महसूस हो रही है, तो आधा 1 घंटा रेस्ट करके फिर यहाँ लाइब्रेरी में आ जाती थी। फिर जो भी पहले क्लास में पढ़ाया उसको रिवाइज करती थी, और जो भी शीट्स वगैरह कंप्लीट करती थी। फिर जो भी डाउट थे तो सर अवेलेबल रहते थे, 24 आवर्स अवेलेबल थे हमारे लिए, तो कभी भी कुछ भी पूछना हो तो
तो सारे डाउट्स क्लियर करके फिर वहीं पढ़ना, और शाम को मम्मी लेने आ जाती थी। बस यही था। और घर पे जाके जितना हो सके ये था कि जो भी काम है वो आज पूरा करके ही सोना है, चाहे मुझे कितनी देर तक जगना पड़े। ऐसा नहीं था कि हाँ मुझे अभी तक ऐसा नहीं था कि आज मुझे अभी सोना है, नींद आ रही है, ये नहीं है। जब तक काम पूरा नहीं हो मैं सोती नहीं थी, ये था। और टेस्ट का तो लास्ट में सर ने बोला कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाने हैं, तो यहाँ पे लाइब्रेरी में मैं 3 घंटा पूरा 3 घंटा 20 मिनट लेके उन पेपर्स को करती थी, और फिर उन पेपर्स का भी एनालिसिस करती थी सर के पास जाके कि हाँ सर मेरा इतना हुआ है, ऐसा है। जो भी डाउट्स थे उसमें भी सारा कुछ पूछती थी। और सर ने स्पेशली बोला था कि लास्ट में PYQs करने ही हैं, तो उससे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है कि अभी मैं यहाँ हूँ। बहुत अच्छी बात बताई। जैसे मैं पहले भी कह रहा था, थोड़ी देर पहले फिर सर ने भी कहा। मैं सर इस जैसे पेपर की बात करें तो अपन दोनों भाई पहले भी बात करते थे। आज ही मुझे यूं का यूं सारी चीज़ याद आ रही मिताली की। ये बच्ची सेम डे पेपर एक बार नहीं 2 बार पेपर देती। हाँ भाई 3 घंटे 2 बजे से लेके 5:20 तक तो ये वहाँ बैठ के पेपर देती थी, और मार्क फिल करके फिर ये तुरंत अपने पास आती थी। और देखो गलत होता है, गलत को सर से डिस्कस करना वो तो हर कोई बच्चा करता है जनरली, लेकिन इवन जब इसके राइट जो होते थे तो राइट भी कैसे किया, क्यों किया, ये 200 के 200 क्वेश्चन वापस पूरे क्वेश्चन डिस्कस करके जाते। फिजिक्स केमिस्ट्री में जो राइट मैंने किया क्या वो मेरा कंसेप्ट तो सही है? सही है, मतलब राइट करके आंसर आ जाना, लेकिन वहाँ कॉन्फिडेंस लेके आना कि मैं जो किया जिस नॉलेज से जिस अप्रोच से वो सही हुआ, वो भी ये शेयर करके जाती थी। कई बार अपन से ये भी डिस्कस करती थी कि मुझे सर ये क्वेश्चन का कंसेप्ट परफेक्ट नहीं आता था, लेकिन मैंने देखा 4 ऑप्शन में से राइट एक ऑप्शन है, तो ये भी शेयर करके जाती थी कि ठीक है कि नहीं। तो ये चीज़ें भी क्या होती हैं कि देखो नीट के बच्चे के लिए उसकी अप्रोच के अंदर उसके जो हथियार है उनके अंदर ये हथियार भी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ करीब करीब मेरे हिसाब से 10-20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ सिंगल करेक्ट ऑप्शन होता है, मतलब ऑप्शन राइट ही एक होता है, तो 3 रॉन्ग होते हैं, तो वहाँ उन चीज़ों से भी आगे बच्चा बढ़ जाता है। अब बात करूं जैसे कि एक जैसे बच्चा जो इस सेशन के लिए 23 के लिए बच्चा किसी भी कोचिंग से बच्चा लग रहा है, तो वो किन किन चीज़ों से किन किन फीलिंग से गुजरेगा, किन किन चीज़ों से वो फ्लक्चुएट होगा, किन चीज़ों से वो डिप्रेस होगा, किन चीज़ों से वो बूस्ट अप होगा। एक स्टूडेंट के तौर पर सपोज नई तैयारी कर रहा हूँ, तो जनरली देखा गया है कि सबसे ज़्यादा बच्चा जो डरता है वो फिजिक्स से डरता है। तो मैं मिताली बिटिया से पूछना चाहूँगा कि क्या वास्तव में नीट की प्रिपरेशन कर रहे स्टूडेंट को फिजिक्स से डरना चाहिए? बिल्कुल नहीं। फिजिक्स अगर खुद के अंदर ऐसा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ तो कुछ भी टफ नहीं है। फिजिक्स मेरा स्टार्टिंग से थोड़ा ठीक था, फिर मैंने इस पर और काम किया, फिर और सर से डिस्कस किया और प्रैक्टिस करी, उससे सारा क्लियर होता गया और मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि फिजिक्स टफ है। हमारे सर बताते भी हैं कि फिजिक्स में ऐसा कुछ है ही नहीं जो बच्चा नहीं कर सकता। फिजिक्स में 3 स्टेप होते हैं बस, क्वेश्चन पढ़ो, उसमें क्या क्या दिया है और उसमें क्या फॉर्मूला है और कैलकुलेशन। ये 3 स्टेप्स में आपका 45 में 44 क्वेश्चन फार्मूला बेसिस होते हैं। कोई 1-2 क्वेश्चन हैं वो कंसेप्चुअल आते हैं या थ्योरेटिकल आते हैं, जो वो भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है। और कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि बच्चा बहुत ज़्यादा डर जाता है कि हाँ ये मुझसे नहीं होता, लेकिन हर चैप्टर की सुपरफिशियल नॉलेज होनी चाहिए। क्या पता उससे बहुत ईजी क्वेश्चन आ जाए और वो सब बच्चे ठीक कर गए और हमारा गलत हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिताली ने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है सर, जैसा मैं भी बच्चों से कहता हूँ, ठीक है, कि सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत पेशेंस से उसको रीड करना चाहिए। जनरली स्टूडेंट उसके सॉल्यूशन में टाइम लगाता है और क्वेश्चन को बहुत फास्ट पढ़ता है, तो क्वेश्चन को फील ही नहीं कर पाता है, समझ ही नहीं पाता है कि क्वेश्चन ने दिया क्या गिवन है और क्या आस्किंग है, मतलब क्या नोन है और क्या अननोन है। जब ये 2 चीज बच्चे के सामने क्लियर हो जाए, तो जैसा मिताली ने कहा कि फिर अपन अगर तैयारी करके जाते हैं तो अपन को ये भी पता लग जाता है कि वो कौन से लेसन से है, उसमें भी कौन से टॉपिक से है, टॉपिक में भी सब टॉपिक क्या है और नॉन अननोन कहाँ रिलेट है, कौन से फॉर्मूले से अप्लाई करके वो आ जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं फिर जोर दे करके मिताली से स्टूडेंट्स के तरफ से पूछना चाहूँगा कि क्या फिजिक्स टफ है मिताली? मेरे लिए तो नहीं थी।
कि बच्चों के लिए भी वही होगी, अगर प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ वो फिजिक्स के ऊपर आएंगे तो मेरे हिसाब से फिजिक्स भी उनको एंटरटेन करेगी, ना कि उन्हें प्रॉब्लम फिजिक्स को वर्डन नहीं समझना है। फिजिक्स को ऐसा प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचें, प्रैक्टिकली जैसे एनएलएम के क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं प्रैक्टिकली सॉल्व कर देती थी ज़्यादातर। तो उसमें ऐसा नहीं है पेन चलाते रहना है, लेकिन टीचर्स बोलते हैं पेन चलाओ, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा मेरे लिए ईजी रहती थी। फिजिक्स की प्रैक्टिकल अप्रोच ज़्यादा ईजी रहती थी, नेचर से जुड़ी है। जो अपनी डेली लाइफ की इवेंट्स हैं उनसे बहुत जुड़ी हुई है, कनेक्ट करते हैं, तो उसको फील करें तो क्या है वो दिमाग में वो चीज़ मेमोराइज ज़्यादा रहती है, सिंपली रह जाती है। एक सर इसने बहुत मेरे दिल की बात कही है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि बेटा जी नीट में सिलेक्शन के लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं है। नीट में सिलेक्शन के लिए जितने क्वेश्चन आते हैं ना वो दिमाग में सॉल्व होते हैं। जैसे मैं बच्चों से भी कहता हूँ, इसने बहुत बड़ी बात कही है कि फिजिक्स पेन चलाने से नहीं होगी, फिजिक्स उसको दिमाग के अंदर एनालाइज करने से होगी। कि नहीं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है इसने बिटिया ने। इसके बाद बच्चों में कागजी कार्यवाही की बजाय दिमाग की एक्टिविटी, मेंटल एक्टिविटी ज़्यादा रखते हैं। इसके बाद बच्चों में जैसा सर मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मैंने पहले रिक्वेस्ट भी किया नीट के पेपर के दिन भी कि नीट के पेपर का बायोलॉजी का सॉल्यूशन आप दे दो, लेकिन वो मैं किसी वो सौभाग्य हमें नहीं मिल पाया जल्दी सर में। और ये सब बच्चे जानते हैं बेटा जी, एक भाई के तौर पे कह लो, एक दोस्त के तौर पर कह लो, मेरे सबसे ज़्यादा जो करीबी मेरे भाई हैं तीन प्यारे मयंक सर, ये सौभाग्य है कि कम से कम आज इनको समय तो मिला, इन्होंने समय तो दिया। बच्चों बहुत बड़ा मेजर पार्ट, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ क्लास में भी 50% तो क्या है बायोलॉजी है, ठीक है। ये मैंने खुद ने तैयारी की, उस समय से भी कह रहा हूँ कि भैया कि 50% बायोलॉजी जिसकी पकड़ है तो आधा काम तो नीट का वैसे हो जाता है, ठीक है ना। तो बायोलॉजी के अंदर बच्चों ये सर हैं, उनके सामने मैंने कह रहा हूँ, बहुत दिल से कह रहा हूँ, मैं पूरे घमंड से कह सकता हूँ, पूरे दावे से कहता हूँ, कह सकता क्या हूँ, हमेशा कहता हूँ, हर प्लेटफॉर्म पर कहता हूँ, कहता रहूँगा कि अगर नीट की तैयारी करने वाला बच्चा अगर बायोलॉजी के साथ जीना चाहता है, खेलना चाहता है, उसको आत्मसात करना चाहता है, बच्चों मैं कह सकता हूँ कि अगर नीट की तैयारी आप कर रहे हैं, किसी भी कोचिंग से आप कर रहे हैं, आप मयंक सर से बायोलॉजी के लिए गाइडेंस, टिप्स, कुछ न कुछ चीज़ें, अगर आपने मयंक सर से बायोलॉजी नहीं पढ़ी तो मैं तो कह सकता हूँ कि आपने फिर बायोलॉजी पढ़ी नहीं। इतना बड़ा नेम, इतना बड़ा एम्पायर बायोलॉजी के अंदर, तो मैं अब खुद मिताली से के पास आना चाहूँगा कि बेटा साल भर तो हम दोनों भाइयों के साथ रही, ठीक है। बात इसके अंदर अभी एक ही पार्ट की करते हैं, बायोलॉजी के अंदर मयंक सर बायोलॉजी, नीट की तैयारी, इन सब चीज़ों के बारे में मिताली आपने साल भर क्या फील किया और क्या बताना चाहेंगे? बायोलॉजी में तो कभी सर ने बर्डन फील होने ही नहीं दिया, पहली बात तो। दूसरी बात, सर के नोट्स इतनी आसानी से समझ आते थे, सर के पढ़ाने का तरीका ऐसा लगता ही नहीं था कुछ टफ है। सर जैसे जेनेटिक्स पढ़ाते हैं, जेनेटिक्स सबको ऐसे थोड़ा टफ लगता है, उसके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते, लेकिन अगर कोई भी जेनेटिक्स सर से पढ़ ले तो ऐसा कोई बच्चा ही नहीं होगा शायद जिससे जेनेटिक्स के क्वेश्चन सोल्व ना हो। बायोलॉजी में इस साल जैसे पेपर आया है, सबको टफ लगी बायो, लेकिन हमने ऐसे क्वेश्चंस, बहुत सारे पेपर सर ने ऐसे बनाए थे जिसमें वैसे क्वेश्चन सारे इंक्लूडेड थे, और उससे भी कई हाई लेवल के क्वेश्चंस भी थे जिनसे हमें बिल्कुल डर नहीं लगा पेपर में कि ये कैसा पेपर आ गया। मेरी जिससे भी बात होती थी सब बताते कि बायोलॉजी का पेपर टफ है, लेकिन हमने बोला कि कुछ हमें तो ऐसा फील ही नहीं हुआ कि कुछ है भी, क्योंकि हमने सब कुछ फेस कर लिया वैसा जैसा लोग बता रहे हैं कि टफ है, ऐसा कुछ हमें लगा ही नहीं। और ये सबसे प्लस पॉइंट लगा हमें कि इस साल हमें यहाँ तक स्कोर पहुँचा है हमारा। हाँ, मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा कि इसमें जो पेपर की बात की बच्चों, नो डाउट सारे गुरु, सर, टीचर सब आप लोगों के लिए अच्छा ही करते हैं। सर ने थोड़ी सी ज़्यादा तारीफ कर दी। नहीं रियल है सर, दिल से जुड़ाव है सर का। अब पेपर की बात करते हैं, तो जब इन बच्चों का हम DTS चला रखा था हम लोगों ने, डेली टेस्ट सीरीज जो इन बच्चों की एग्जाम से पहले चल रही थी, मैं और भाई सर जैसे बैठते थे, पेपर बनाते थे, तो याद है कि मैं सर आते थे मेरे पास कि यार सर ऐसा क्या बना रहे हो, 5-5 घंटे आप ऑपरेटर के पास बैठे हो, क्या बच्चों को मारोगे क्या, ऐसा क्या पेपर थे?
और ये सर मुझे कहते, और जैसे मैं उठ के जाता उसके बाद अगले 2-3 घंटे सर खुद बैठे रहते वहां। तो हमारा इतना ही दिमाग में होता था, ये कभी भी दिमाग में नहीं रहता था कि बच्चों का स्कोर हम कम करवाएं, ऐसा पेपर बनवाएं। नहीं, पता नहीं क्यों बेटा जी, चाहे आप इसको हमारा पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस मान लो, कहीं ना कहीं माइंड में जैसे हम दोनों बैठे तो एक ही बात आती थी, यार क्या पता एग्जाम पेपर सेटर जो है, जो पेपर बनाएगा किसी भी टाइप के क्वेश्चन दे सकता है। उस एनसीईआरटी से इतने प्यारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि बेटा जी वो हमें सोचने को मजबूर कर दे, और नहीं तो वो बायोलॉजी को ऐसा बना दे, टफ नहीं कहूंगा, वो लेंथी बना दे। जिस बायोलॉजी को आप सोच के जा रहे हो कि मैं 30 to 35 मिनट में, 30 से 35 मिनट में या 45 मिनट विद ओएमआर उसको पूरी कर लूंगा, वही बायोलॉजी आपके 1 घंटे से ज्यादा टाइम ले लेगी। तो जब आप पेपर के सामने गए तो जिस बायोलॉजी से आप लोगों को उम्मीद थी, उसी बायो का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 6 स्टेटमेंट सामने है। आपने देखा ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया होगा। सेकंड पे गए तो फिर से वहां 6 स्टेटमेंट आपके सामने है। पेज पलटा, आगे एआर का क्वेश्चन बैठा है जो हमने सोचा ही नहीं था कि सर वो एम्स में आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमने अपने बच्चों के लिए, जो भी अपने डीटीएस में एग्जाम के पेपर हुए थे, हर पेपर में ऐसे एआर के क्वेश्चन बेटा जी, ऐसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन, इवन मैथ द कॉलम के क्वेश्चन भर भर के बच्चों से करवाए। और ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे आते भी थे कि सर ये इतना लेंथी पेपर आप बनाते हो, क्यों हमें डिमोटिवेट करते हो। तो हमारे इंटरनली यही होती थी कि बेटा जी क्या बताओ, एग्जाम बनाने वाला कोई अपने से पूछेगा नहीं कि भाई बताओ बच्चों कैसा क्या पेपर आपको चाहिए, तो पेपर तो किसी भी टाइप का आ सकता है। तो कम से कम आईएएस लेवल की तैयारी करवाएं तो पटवारी का पेपर तो इजीली फोड़ देंगे ना। ऐसा था कुछ हमारे और सर की बातें होती थी। मैंने कहा यार जब बच्चों को मेहनत इतनी दमदारी से करवाई है तो कहीं से भी क्वेश्चन डाल दो, उसमें क्या है। तो एनसीईआरटी को बिल्कुल खोद के, इवन समरी से, एक्सरसाइज से, और मैं तो ये भी कहूंगा कि बायोलॉजी में तो जहां से भी कोई नई यूनिट स्टार्ट होती है उससे पहले एक साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ आपको मिलेगा बेटा जी, वहां से भी हमने क्वेश्चन बनाया है। क्योंकि कुछ साल पहले एक रामचंद्रन प्लॉट नाम से क्वेश्चन आया था, वहीं जब आप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाला चैप्टर स्टार्ट करते हो उसके ठीक 125 पेज के इधर वाले पर वो रामचंद्रन जी के बारे में दे रखा है। तो इस टाइप की प्रैक्टिस हमने करवाई। और जब मैं ऑर्गेनिक का पेपर देखता था, ज्यादा नॉलेज तो मुझे नहीं है, बट पेपर देखता तो मुझे लगता इतने डब्बे से मेस्टर कॉलम, तो मैं सर को मजाक के लहजे में बोलता, मैं सर ऐसा कहां से क्वेश्चन आते, कौन देता है। तो शायद बायोमोलिक्यूल के थे वो, और जो पीछे एवरीडे लाइफ वाले थे। तो मैंने देखा मतलब एक एक क्वेश्चन में पूरा कंसेप्ट, पूरी चीज ही 2-3 बार रिवाइज हो रही है मेजर कॉलम में। सर ने कहा यार एक पॉइंट ना छूट जाए। मैंने कहा जब मेहनत इतनी ईमानदारी के साथ की गई है तो ऊपर वाला तो देखेगा ही सर। तो वही हुआ, ठीक है, सोचा वैसा रिजल्ट रहा। अब जो बच्चे 2023 के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बेटा जी टाइम हो गया है, अब हमें डिले नहीं करनी। अगर आपने सोच लिया, ठान लिया, आप में कुछ करने का जुनून है, तो बच्चों लग जाओ, जहां से भी लगो, लेकिन बस अपने काम के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति ईमानदार रहते हुए बेटा जी एफर्ट करना। इस सपने को सेकेंडरी मत रखना कि यार ठीक है अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। कुछ नहीं करना, मैं डॉक्टर ही बनूंगा। मैं बोलता भी हूं मेरा जन्म ही डॉक्टर बनने के लिए हुआ है। बेटा जी देख लिया सपना, और मैं कहता हूं नाम के आगे आज से डॉक्टर लगा लो, डॉक्टर फलाना सिंह, डॉक्टर फलानी देवी, फील किया करो इस चीज को बेटा जी, क्योंकि धरती के भगवान बनने जा रहे हो तो काम भी बेटा जी उतनी ईमानदारी के साथ, उतने जोश और जुनून जज्बे के साथ करना पड़ेगा, तब जाके सफलता आपके पैरों में होगी। और तब जाके वो जो अपने माँ का, अपने बापूजी का जो हंसता खेलता हुआ चेहरा है, बेटा जी दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है जब पेरेंट्स आपके किसी काम के लिए खुश हो जाए, आपके किए हुए किसी काम के लिए जब उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, इससे बड़ी खुशी तो क्या ही है बच्चों। तो बिल्कुल हम धरती के भगवान बन रहे हैं। हम धरती के भगवान बनकर अपने जो भगवान है, अपने जो पेरेंट्स है, उनके चेहरे पे खुशी ला सकते हैं। तो सर और भी कुछ अपने बच्चों के लिए मीडिया से आप पूछना चाहो, पेपर के बारे में गुड़िया ने आपको बताया, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए बच्ची बोल रही थी कि मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए। वो शॉर्ट नोट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब चाहो, जितनी बार चाहो, आप उसको रिवाइज कर सकते हो।
और बायोलॉजी इवन केमिस्ट्री में भी जैसा पिछले 2-3 साल का सर पैटर्न रहा है, जैसे सर पूरी केमिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, तो जैसे मैं देखता हूँ बाकी इनऑर्गेनिक फिजिकल के भी साथ बैठ के काफ़ी डिस्कशन चलता रहता है, तो मेरे हिसाब से वहाँ भी एनसीईआरटी उतनी मस्ट है सर जितनी बायोलॉजी में 100%। बिल्कुल। तभी मतलब पढ़ाने का तरीका की तो बात चली पड़ी है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं। सर से जुड़े हुए लगभग 1 साल ही हुआ है मुझे, बहुत गुरुओं के साथ सर के साथ मैंने काम किया है। कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं बेटा जी हर लोगों से सीखने को मिलती है, और सर की जो एक आदत मुझे अच्छी क्या यूनिक लगी, पढ़ाते तो सब है, मैं भी पढ़ाता हूँ, क्लास में जाने के बाद मतलब इवन जैसे आप पढ़ रहे हो बेटा जी, तो सामने आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए, नोट्स के साथ आपकी एनसीईआरटी खुली रहनी चाहिए। ये चीजें मैंने बायोलॉजी में देखी है। जब बाकी सब्जेक्ट में मैं ऐसा देखा, केमिस्ट्री में बच्चा एनसीईआरटी लेके आ रहा है, तो मैं ऐसे सरप्राइज हुआ, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी, हर बच्चे की टेबल पे एनसीईआरटी। इवन सर पढ़ाते थे, बोलते थे कि बेटा इस पेज पे आओ, वहां आओ, ये रिएक्शन आपको वहां मिलेगी। मतलब हर पेज, रिएक्शन, पैराग्राफ, लाइन, बेटा जी इस सब के लिए मेहनत हो जाती है। और वो मेहनत जब मैं इन सर की देखता तो मन ही मन सोचता था कि यार, मैं मुंह पे तो तारीफ नहीं करता, मन ही मन सोचता था कि यार इतना ईमानदारी से बच्चों के साथ वर्क हो रहा है। अब कुछ बातें हैं जो मैं शायद आप लोगों के सामने शेयर नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी सी परिस्थितियां भी हमारी विषम थी। 3 महीने पहले कुछ ऐसी कंडीशन आ गई थी कि काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस हुआ, हमें हुआ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे बच्चे उन सब चीजों से थोड़े डिस्टर्ब हुए, लेकिन उसके बाद भी रात देखा न दिन देखा, जमे रहे, डटे रहे। बस एक ही सपना था, उस 17 जुलाई को जो करके आएंगे वो दिन हमारा होगा, और वही हुआ। देखा ऊपर वाले ने, पीछे अब बच्चों पढ़ते भी आप अनुकूल परिस्थितियों में, फेवरेबल कंडीशन में, तो हर कोई अच्छा कर लेता है, हर कोई अच्छा कर लेता है। मैं तो उसी को बाजीगर मानता हूं जो विषम परिस्थिति में, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी डट के उनका सामना करे और खुद को निखार के लोगों के सामने जाए, और वही हुआ सर जी। अपने बच्चों ने, मैं तो फिर कहता हूं, जो हमारी उम्मीदें थी उससे भी कई गुना ज्यादा हमें रेस्पॉन्ड दिया है, हमें रिजल्ट दिया है। तो बिल्कुल बच्चों, जहां भी है आप, जहां से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी ईमानदारी के साथ लगे रहें। ईमानदारी के साथ लगे हुए हैं तो बेटा जी उस सपने को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप मार्जिनल वाले स्टूडेंट हैं तो एक बार अगर आप सिक्कर या आसपास से बिलोंग करते हैं, जैसे आपको लगे कि केमिस्ट्री में मेरा स्कोर मैंने जैसा चाहा था वैसा आया नहीं, मैं नहीं कहता कि कौन अच्छा कौन बुरा, सब अच्छा है, सब अच्छे हैं, बट मेरी पर्सनल राय में अगर आप सर से एक बार मिलेंगे तो जो भी केमिस्ट्री के लिए आपका डर है या जो भी भ्रांतियां कुछ भी है, सर से मिलने के साथ ही दूर हो जाएगी। अब चाहे गुरु का ये स्माइलिंग फेस बोलो या इनका कोई ओरा बोलो, कोई चमत्कार बोलो, तो बेटा जब मिलके देखोगे तो आपको मेरी कहीं भी बात ऐसा नहीं लगेगी कि सर का ओवर कॉन्फिडेंस है, बिल्कुल नहीं बेटा। जब मिलोगे तो आप खुद इस चीज को फील करोगे। यही कहना चाहूंगा। और बेटा कोई आप फाइनली अपने बच्चों के लिए, अपने इन जूनियर्स को कुछ कहना चाहो? कोई ब्रह्मास्त्र लास्ट की एक लाइन सर कुछ बोलना चाहे? जैसे मैं कहता हूँ, थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया, मैं वापस मिताली से पूछूंगा कि मिताली, सभी कोचिंग के अंदर सिलेबस होता है, सिलेबस सेम है नीट का, तो सभी टीचर लोग वही पढ़ाएंगे शायद, है ना? सभी पढ़ाते हैं, टेस्ट सब जगह होता है, रिवीजन भी सब जगह होता है, ठीक है। तरीका थोड़ा चेंज होता है, अलग अलग तरह का वर्किंग स्टाइल सबकी अलग अलग होती है। नॉलेज सब जगह के बच्चों को दी जा रही है, लेकिन क्या ओनली सिलेक्शन के लिए नॉलेज ही इसेंशियल है? क्या बच्चे के अंदर नॉलेज होना यही क्राइटेरिया है? या मिताली, तू जैसे आज सेलेक्ट है बहुत अच्छे रैंक से, बहुत अच्छे स्कोर से, तो क्या बेटा जी आप ये मानते हैं कि ओनली सिलेक्शन के लिए नॉलेज ही जरूरी है, या बहुत अच्छे कोच का मिलना, बहुत अच्छे मेंटर्स का मिलना, मैं तो यूँ कहूँ बहुत अच्छे बड़े भाइयों का मिलना, ये भी एक बहुत इसेंशियल पार्ट है? ये भी ज़रूरी है कि आप हमेशा गाइडेंस में रहें किसी के। मेरे लिए तो मयंक सर, एसएन सर हमेशा तैयार रहते थे, कभी भी कोई भी दिक्कत हो। जब मैं पिछली बार फ्रेशर थी
उस टाइम मेरे में यही गड़बड़ थी। मैंने प्रिपरेशन तो अच्छी करी थी, लेकिन मुझे गाइडेंस प्रॉपर, या फिर ऐसे कहूँ कि प्रॉपर लास्ट तक मुझे टीचर्स के कांटेक्ट में नहीं रही मैं। लेकिन इस बार मैंने पक्का ये था कि मुझे टीचर्स के कांटेक्ट में रहना है, और ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल था कि लास्ट डे तक सर ने सपोर्ट किया। बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है सर मिताली ने कि लास्ट दिन तक, जैसे एग्ज़ाम के दिन था 17 जुलाई को, करीब 11 साढ़े 11 बजे पापा आए, भाई साहब आए, मिताली आई। अपन कह रहे थे कि आज तो अपना टाइगर एकदम हंसता खिलता गया है, लेकिन और पेपर देते सीधे अपने पास आई तो भी एकदम मुस्कुराती हुई छोड़ के आई है, पक्का बन गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि लास्ट टाइम तक आपको कुछ पर्सन, कुछ फैकल्टीज, कुछ आपके भाई ऐसे होने चाहिए जो लास्ट टाइम तक आपके ऊपर बहुत अच्छा भरोसा करके और आपसे हमेशा जीतने की उम्मीद करें। उनकी जो हमारे प्रति जो आशा भरी जो आंखें हैं ना उनकी, उससे भी हमें रिचार्ज मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और वो हमको संभाले रखते हैं। तो दोनों चीज़ें काम करती हैं, अच्छी नॉलेज, अच्छी तैयारी और अच्छी मेंटल स्टेट। स्टूडेंट्स, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मिताली कोई बहुत बड़ी सिटी से नहीं है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से है। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक छोटा सा गांव है गुड़ा, उसके भी पास में एक छोटा सा गांव है टीटनवाड़। इन पापा हैं जो टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं। बहुत सिंपल साधारण परिवार से बिलोंग करती है, खेती बाड़ी से जुड़े किसान परिवार की लाडली बिटिया है। बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़े कॉन्वेंट स्कूल से इसके एकेडमिक्स नहीं है, बहुत सिंपल स्कूलों से स्कूलिंग हुई है। बहुत सिंपल सी हमारी एक छोटी सी कोचिंग, वहाँ से इसने हमारे साथ लग करके दोनों भाइयों के साथ ईमानदारी से मेहनत करके इसने तैयार किया है। मैं आप सब बच्चों के एक स्पीच के तौर पर नहीं बोल रहा, जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके मोटिवेशन के लिए, आपकी एनर्जी सोर्स के लिए बोल रहा हूँ। जब मिताली जैसी साधारण किसान परिवार से जुड़ी हुई बच्ची हम जैसे साधारण भाइयों के साथ पूरे डेडिकेशन से, पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से, और सबसे बड़ी बात बहुत साफ दिमाग से, बहुत साफ दिल से, बहुत मासूमियत के साथ, पूरा कहता हूँ भरोसा नहीं, अंधा भरोसा करके, और ये इतना अच्छा रैंक, इतना अच्छा स्कोर नीट में ले सकती है, तो ये आपके लिए भी मोटिवेशन की बात है, आपके लिए भी ये प्रेरणा स्रोत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी इसकी तरह हमारे पास आएँ। अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। आप हिंदुस्तान के किसी भी शहर के अंदर, गांव के अंदर, कस्बे के अंदर रहकर बहुत कम रिसोर्सेज के अंदर और बड़ी से बड़ी विषम परिस्थिति के अंदर भी रह करके आप नीट में सिलेक्शन ले सकते हैं। आप अच्छी मेडिकल कॉलेज में एंट्री ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए अपने टारगेट के लिए जिए मरें। जैसा मैं सर ने कहा कि आप सिलेक्शन करें तो इस बात से करें कि सिलेक्शन होना, बस वही ऑप्शन होना चाहिए। सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ये तो आपके दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। एनी टाइम, एनी सेकेंड अप्रोच ही आपकी होनी चाहिए कि मैं हर हाल में सिलेक्शन लूंगा ही। और इसके बाद में मैं फिर लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हों, आप किसी भी शहर से तैयारी कर रहे हों, आप एक बार सीकर जरूर आएँ। और मेरे दोस्त, मेरे बहुत प्रिय भाई मयंक सर से जरूर आप बायोलॉजी के लिए टिप्स लेकर के जाएं। बच्चों, हर बार की तरह इस बार भी जब चारों तरफ बच्चे पेपर दे करके, और ये प्रॉब्लम चारों तरफ से आ रही थी कि बायोलॉजी का पेपर लेंथी है, टफ है, ये हो गया, वो हो गया, बायोलॉजी तो इजी मानी जाती है, स्टेटमेंट आ गए, इनमें मैचिंग टाइप आ गए, ये सारी चीज़ें। लेकिन जैसा मिताली ने कहा, हमारे जो बच्चे थे वो सब ये कह रहे थे कि मुझे बायोलॉजी बहुत ईजी लगी, बहुत ईजी लगी। उसके अंदर बच्चों की मेहनत तो है ही, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा जो चमत्कार कह दो, क्रेडिट कह दो, बहुत बड़ा हार्डवर्क और एक्सपीरियंस हमारे मयंक सर का भी है। तो आप जरूर आएँ, मयंक सर से जरूर बायोलॉजी के लिए टिप्स लेकर के जाएँ। बड़े ब्रह्मास्त्र आपको सर से मिलेंगे। और लास्ट में मैं बेटा जी मिताली आपको ये कहना चाहूँगा कि जिस शिद्दत से आपने साल भर संघर्ष किया और हम भाइयों के साथ छोटी बहन बनकर जिस विश्वास से आपने मेहनत की, वो आपके लिए काबिल तारीफ, उसके लिए भी सैल्यूट करता हूँ। और आपने इस संघर्ष से इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की,
कि आपको अच्छे मेडिकल कॉलेज मिले, आप इंडिया के बहुत नामी गिरामी अच्छे डॉक्टर बने, सोसाइटी को अच्छी सर्विसेज दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं। ओके, बाय। ठीक है बेटा मिताली, खूब सारी बधाइयाँ आपको, आपके पूरे परिवार को जिसने हम पे विश्वास दिखाया और आप उस विश्वास पे खरा उतरी। और वेरी बेस्ट ऑफ लक। जो फ्यूचर डॉक्टर 2023 के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आने वाले नीट एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जय हिंद।